नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन इस समय सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। मौसम के बदलते ही जहरीली हुई दिल्ली की हवा और पानी। AQI बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंचा। कई इलाकों में AQI 400 के पार। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र और झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर मंथन जारी। सीटों को लेकर एनडीए में आम सहमति बनी, तो वहीं इंडी गठबंधन में आपस में ही खींचतान। मुडा मामले में ईडी की कार्रवाई जारी। लगातार चल रही है दस्तावेज की जांच। भाजपा ने कहा घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए कर्नाटक के सीएम दें इस्तीफा। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पैतृक आवास के पास ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह ने लेबनान से किया यह हमला। इजरायली सुरक्षा बलों ने की हमले की पुष्टि। और बेंगलुरु टेस्ट में भारत ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 107 रन का लक्ष्य। सरफराज और पंत की शानदार पारी के बाद लड़खड़ाई भारत की दूसरी पारी। तो ये थी समय तक की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। दिल्ली में एक बार फिर से धुंध की चादर नजर आ रही है। आज दिल्ली और उससे सटे एनसीआर के शहरों में इसका असर साफ नजर आया। राजधानी की हवा अब शरीर में जहर घोलने लगी है। लोगों को आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याएं होने लगी हैं। आज दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। सुबह सुबह इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में कोहरे की परत छाई हुई है। यहां AQI 251 पर पहुंच गया, तो वहीं आनंद विहार में तो AQI 400 के पार हो गया। बात करें अक्षरधाम के क्षेत्र की, जहां AQI 334 पर पहुंच गया, तो वहीं दिल्ली के एम्स एरिया के पास भी धुंध की परत दिखाई दी और यहां पर AQI 253 पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों ने कहा कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन की समस्या हो रही है। और हवा ही नहीं, पानी का भी बुरा हाल है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से स्थिति चिंताजनक बन गई है। साथ ही यमुना नदी भी प्रदूषण की चपेट में आ गई है। कालिंदी कुंज में पानी में सिर्फ सफेद झाग ही नजर आ रहे हैं, जो नदी की गंभीर हालत को दर्शाते हैं। आगामी छठ से पहले यमुना नदी पर सफेद जहरीले झाग की इस चादर ने छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा दी है। इस वक्त दिल्ली की हवा से लेकर पानी तक में जहर घुल गया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। पूरा झाग हो चुका है, सफेद झाग, और यह दर्शाता है कि यमुना में इस वक्त नो ऑक्सीजन यानी कि जीरो ऑक्सीजन है। और इसके साथ साथ लोग आसपास के जो इसमें जो जीव हैं, जो मछलियां हैं, ये कोई यहाँ पे पनप नहीं सकता। दो तीन चीज़ें बहुत अहम है। पहली चीज़ है कि ये ग्राउंड लेवल को भी इम्पैक्ट करता है। इसका जो पानी है, जब वो ग्राउंड लेवल पे पहुंचता है तो वो इम्पैक्ट करता है, उसका वो दूषित होता है। आसपास का जो पानी जो लोगों के घरों में जाता है, यहाँ से ट्रीटमेंट होके, वो सोचिए कितना दूषित होता है। तो ये पूरा यमुना, जो कि एक तरह से लाइफलाइन कहा जाता था दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों का, वो इस तरीके से दूषित हुआ है कि उसके बारे में जितना कहे उतना कम है। पानी का पोल्यूशन जितना आपको देख पा रहे हैं, वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जो समस्या है वो जो की त्यों बनी हुई है। उसके साथ साथ दिल्ली वासियों को एक और समस्या झेलनी पड़ी है, वो है AQI लेवल जिस तरीके से बढ़ा है, जो प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ा है, वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत दिल्ली वासियों को दे रही है। आनंद विहार जो है 400 के पार वहाँ पे AQI लेवल पहुँच चुका है। दिल्ली का जो एवरेज AQI लेवल है वो 270 के पार पहुँच चुका है। और ये जो मंजर है, दिल्ली वासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। हवा में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, जाए तो जाए कहाँ। अगर हम बात करें मौसम वैज्ञानिक की, तो वो कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है, जो खासतौर से जो वायु प्रदूषण जो है, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। और ये अभी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं आ रहा जिससे कि हवा चले, जिससे कि ये सफाई हो। और ये जो पानी जो आप दिखा रहे हैं आपको यमुना के ठीक पीछे से, ये जो पानी है उसका जो स्तर आपको देखने को मिल रहा है, जो झाग हो रहे हैं, जो सफ़ेद झाग हो रहा है, उससे कि आपको पता ही चल रहा है कि किस तरीके का प्रदूषण पूरे यमुना में है। तो ले देखें, दिल्ली वासियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कौन इसका जिम्मेदार है, किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहरा है, ये
कोई नहीं ले रहा, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, और यह सबसे बड़ी विडंबना है। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो दिल्ली का हाल बुरा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश को छठे एयरपोर्ट की सौगात 20 अक्टूबर को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से इस एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर राज्य के सीएम मोहन यादव रीवा एयरपोर्ट में ही लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के विंध्य अंचल को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। रीवा जिले में राज्य का छठवां एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। अब तक राज्य में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो में एयरपोर्ट हैं। रीवा हवाई अड्डे का शुभारंभ पीएम मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से करने वाले हैं। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से न सिर्फ विंध्य क्षेत्र की कनेक्टिविटी अन्य शहरों के साथ बेहतर होगी, बल्कि आर्थिक विस्तार और विकास के द्वार भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री जी बनारस से वर्चुअली जुड़ेंगे और यहाँ रीवा एयरपोर्ट के साथ साथ देश के और भी 6 या 7 एयरपोर्ट हैं जिसका वो उद्घाटन या भूमि पूजन करेंगे। रीवा एयरपोर्ट शुरू होने से विंध्य अंचल में आने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। खास तौर पर रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और कटनी जिलों के साथ साथ विंध्य क्षेत्र से लगे यूपी के प्रयागराज और बनारस समेत अन्य शहरों के लोगों को भी लाभ मिलेगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य और बहुत बड़ा वरदान है अपने रीवा विंध्य के लिए। और रीवा ही नहीं, रीवा से जुड़े आसपास के 100-150 किलोमीटर की रेंज के कई ऐसे शहर इससे प्रभावित होंगे। पर्यटक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में ये वरदान साबित होगा। किसी भी महानगर के विकास में वहाँ के हवाई अड्डे का एक बहुत बड़ा योगदान होता है और ये रीवा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट तो आ चुका था, अब हमारे यहाँ नियमित रूप से फ्लाइट भी चालू होने वाली है। इस एयरपोर्ट के बनने से हमारे रीवा को, हमारे विंध्य क्षेत्र को पर्यटन में, उद्योग में, व्यापार में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी आएगी। साथ ही लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों को आने जाने में, दूर ट्रेवल करने में आसानी रहेगी। बता दें कि शुरुआत में रीवा से भोपाल के बीच 72 सीटर हवाई जहाज का संचालन किया जाएगा। विंध्य का इकलौता एयरपोर्ट होने के चलते यात्री उड़ानों के साथ साथ मालवाहक उड़ानों का भी परिचालन जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार और पर्यटन का विस्तार होगा। रीवा एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 1.5 साल में हुआ है। 15 फरवरी 2023 को इसका शिलान्यास हुआ था और अब ये एयरपोर्ट 750 वर्ग मीटर क्षेत्र में तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात महाराष्ट्र के चुनावी उथल पुथल के, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने शरद पवार पर निशाना साधते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि 1988 से लेकर 91 के बीच शरद पवार ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। मैंने खाली लोगों के सामने एक तथ्य रखा है कि 1988-1991 तक शरद पवार मुख्यमंत्री थे। इस दरमियान उन्होंने लंदन का दौरा किया। उनका दौरा ऐसा था कि लंदन से वो इंडिया से लंदन गए, 2 दिन रुके, वहाँ से कैलिफोर्निया गए। कैलिफोर्निया में उनकी एक मीटिंग हुई। कैलिफोर्निया की मीटिंग के बाद वो लंदन आए, 2 दिन और रुके। लंदन के बाद वो दुबई आए। दुबई में जो है उनकी दाऊद इब्राहिम के साथ में बैठक हुई, मिली उनसे, और वहीं से फिर वो दोबारा लंदन गए और लंदन से इंडिया आए। हम यही सवाल पूछते हैं कि केंद्र सरकार ने ये जो मीटिंग हुई इसको सैंक्शन दिया था, और सैंक्शन दिया था तो इसका रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो तो वो उसको पब्लिश करे, ऐसी एक परिस्थिति है। और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद झारखंड की सियासत गरमा गई है। जल्द ही एनडीए के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। तो झारखंड चुनाव को लेकर डीडी न्यूज़ के संवाददाता ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से ये खास बातचीत की है।
चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हैं। 25 तारीख पहले फेज का अंतिम नामांकन का दिन है और पूरे प्रदेश में उत्साह है, क्योंकि लोकतंत्र का त्यौहार है, इसलिए उत्साह भी है। और उत्साह इसलिए है कि इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन इसलिए कि हमेशा 5 साल तक इस सरकार ने एंजॉय किया और कुछ भी जनहित में काम नहीं की, इसीलिए हर वर्ग नाराज है। युवा नाराज हैं, वहाँ पे लाठी चली। युवा नाराज इसलिए हैं, प्रश्न पत्र लीक हुए। युवा नाराज हैं कि एग्ज़ाम लिखने जा रहे थे, इंटरनेट बंद हो गया। युवा नाराज हैं कि बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। युवा नाराज हैं 5 लाख हर साल नौकरी नहीं मिली, इसलिए नाराज हैं। महिला नाराज, किसान नाराज, हर कोई नाराज है। और राजग गठबंधन के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनेगी। कैंडिडेट की घोषणा कब तक? देखिए, आप इंतजार करो। पहले फेज का जो अंतिम है 25 तारीख है, बहुत जल्दी सब कुछ आप सबको पता चल जाएगा। और बहुत व्यवस्थित है, कार्यकर्ता के साथ आम लोग भी उत्साहित हैं। इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन होगा। टीएमएम के नेता तो कह रहे हैं बांग्लादेश घुसपैठ नहीं हुआ है, बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अब तो आप उठा के देखो, माननीय न्यायालय ने भी चिंता प्रकट की। अब वो तो बोलेंगे ही, क्योंकि उनको तो भाई तुष्टीकरण करना है, उनको तो कुछ नजर नहीं आता। उनको शंका होती कहाँ? ईवीएम पर। उनको संकट कहाँ होती? चुनाव आयोग पर। उनको शंका कहाँ होती है? सीबीआई पर, ईडी पर। ऐसे लोग जो विदेश जाकर सिर्फ भारत की बुराई करना, कि साहब भारत की बुराई करोगे, देश हिंदुस्तान की बुराई करोगे, पश्चिमी देश आपको हाथों हाथ लेगा, मीडिया हाथों हाथ लेगा। तो इनका तो चरित्र यही है कि बाहर जाकर देश को गाली दो। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को, जो डीडी न्यूज से अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे थे। अपने कैमरा सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, झारखंड। और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बाकी बची सीटों के लिए जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। तो वहीं खबर की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि 70 सीटों पर हम दोनों पार्टियों की सहमति बन गई है, अन्य सीटों के लिए मंथन किया जाएगा, इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। लेकिन इंडी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने नाराजगी जताई है। पार्टी के नेता मनोज झा ने कहा कि सीट शेयरिंग में हमसे तो राय नहीं मांगी गई। उन्होंने अन्य विकल्प खोले होने की भी बात कही। 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। और विधानसभा चुनाव के इस पूरे घटनाक्रम के बीच चुनाव आयोग ने झारखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। चुनाव आयोग ने इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कार्यकारी डीजीपी को अपना चार्ज डीजीपी स्तर के पुलिस अधिकारी को सौंपने का भी आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार से 21 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक राज्य के वरिष्ठतम आईपीएस अधिकारियों के नाम का सुझाव भी मांगा है। गौरतलब है कि अनुराग गुप्ता के खिलाफ 2016 के विधानसभा उपचुनाव में झारखंड के एडिशनल डीजीपी रहते हुए पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था। उस दौरान आयोग ने एक जांच कमेटी का भी गठन किया था, जिसके रिपोर्ट के आधार पर अनुराग गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की गई थी। अनुराग गुप्ता के खिलाफ झारखंड के जगन्नाथपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसके बाद झारखंड सरकार ने ही 2021 में अनुराग गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के मामले में भी मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।
खबर उत्तर प्रदेश से, जहां आगरा में समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता राहुल गुर्जर पर एयर होस्टेस का कोर्स कर रही एक युवती ने शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती ने घटना को लेकर पुलिस में मामला दर्ज कराया है और पूरे मामले को लेकर डीसीपी सूरज कुमार राय ने बताया कि आरोपी शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। युवती के गर्भवती होने पर आरोपी ने धोखे से दवा देकर उसका गर्भपात भी करा दिया। पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मेरे कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें एक युवती के द्वारा शादी का झांसा देकर और बलात्कार करने का, दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था और उस प्रार्थना पत्र पर मैंने महिला थाना के लिए FIR रजिस्टर करने का निर्देश किया था। महिला थाना पे अभियोग पंजीकृत है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। खबर कर्नाटक से, जहां केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि अगर मुडा घोटाले की निष्पक्ष जांच होनी है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को घोटाले से बचाने के लिए बैराती सुरेश मैसूरू गए और 1997 के बाद की मुडा कार्यालय की फाइलें बेंगलुरु ले आए और उन्हें जला दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुडा अध्यक्ष के मारी गौड़ा से अपने पद से इस्तीफा देने को कहा था, लेकिन उन्होंने खुद अपने इस्तीफे की पेशकश नहीं की। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां जूनियर डॉक्टरों के आमरण अनशन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स के डेलीगेशन से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सोमवार को डॉक्टरों से मिलने के लिए अपनी सहमति भी दी और आह्वान किया कि जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल खत्म कर दें और आमरण अनशन वापस ले लें। वहीं उन्होंने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को आश्वासन देते हुए उनकी मांगों को पूरा करने के लिए 3 से लेकर 4 महीनों तक का समय मांगा है। अगली खबर, भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी विजया रहाटकर की राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW के अध्यक्ष पद पर नियुक्त की गई है। विजया रहाटकर ने महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में अपनी एक खास पहचान बनाई थी, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये नियुक्ति की। विजया रहाटकर को अब केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्था है, जिसको महिलाओं की उन्नति के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यक्षेत्र में संवैधानिक और कानूनी मुद्दों का पुनर्मूल्यांकन, संसदीय और वैधानिक सिफारिशें करना, महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना, महिलाओं के मुद्दों पर शोध और उनकी समस्याओं का समाधान करना जैसे कार्य शामिल हैं। 1992 में विशेष अधिनियम द्वारा स्थापित यह आयोग सिविल कोड के अधिकारों से सुसज्जित भी है। खबर बिहार से, जहां बिहार पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जमुई पुलिस ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से 2 लाख रुपए के इनामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि हार्डकोर नक्सली सुनील कोड़ा उर्फ अभिजीत कोड़ा उर्फ मतलू कोड़ा लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक चंद्र प्रकाश ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि जमुई जिले के सीमावर्ती नक्सल क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद नक्सली सुनील कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। PJSAC जो है स्पेशल एरिया कमेटी, जो पूर्वोत्तर बिहार और पूर्व झारखंड की स्पेशल एरिया कमेटी है, उसके एक सदस्य है जिनका नाम सुनील कोढ़ा है, उर्फ अभिजीत भी है और उर्फ मतला कोढ़ा है। ये जो है हमारे इस क्षेत्र में आए हुए हैं और ये जो है यहाँ पर नक्सल गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कल गहन छापेमारी की और इसी छापेमारी के क्रम में जो है मतला कोढ़ा को जो है गिरफ्तार किया गया है। और ये मतला कोढ़ा के बारे में आपको और भी इसमें मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल रहा है। इसके ऊपर जो है 7 क्रिमिनल केसेस पूर्व से दर्ज थे और इसके साथ ही जो है इसके ऊपर बिहार सरकार ने इसकी गिरफ्तारी हेतु जो है 2 लाख का इनाम जो है घोषित कर रखा है। आगे की खबरों में, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के 19वें वार्षिक खेल समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कार्यक्रम में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत भी मौजूद थे। इस प्रतियोगिता में 70 से भी अधिक कॉलेजों के 11,000 से अधिक छात्र 20 से अधिक खेल श्रेणियों में भाग ले रहे हैं। डॉक्टर मांडविया ने छात्र समुदाय से माई भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने और युवा नेतृत्व और सामाजिक संगठन को बढ़ावा देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए कहा, जो रोजगार के अवसर प्रदान
करता है। आपको तुरंत ही माई भारत प्लेटफॉर्म पर जाना है। दूसरा, एक माई सेल्फ इज एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर ऑल्सो। आप सब युवा हैं, कल आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी को एनकेज करना है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल एक भारत सरकार की ओर से बनाया गया है। मेरा सभी से आग्रह है कि एक बार नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर जाके नजर लगा दीजिए। उसमें आपके लिए मोदी जी ने कैसी अपॉर्चुनिटी वहां फ्लोट करी है, आपको पता चलेगा। वहीं इस अवसर पर पेरिस ओलंपिक में पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक विजेता अमन सेहरावत ने अपनी कहानी साझा की कि कैसे 10 साल की उम्र में अपने माता पिता को खोने के बाद भी ओलंपिक पदक जीतने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है जो आप एक बार लक्ष्य बना लेते हो उसको पाने के लिए। क्योंकि मैं 10 साल का था जब मेरे मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे और मेरा टारगेट था बस भाई ओलंपिक में मेडल लेके आना है। तो उस टाइम पे 2 सिचुएशन थी, मैं घर पर भी जा सकता था, भाई पैसे की भी दिक्कत थी और स्टेडियम जो मेरा सेंटर है उसमें मेहनत भी है। तो फिर मैं बस मेरा तो यही टारगेट, पिताजी कह गए थे भाई ओलंपिक में मेडल लेके आना है। मैं तो अपनी मेहनत पर ध्यान रखता था, बस अपने कमरे रूम में एक ओलंपिक का पोस्टर चेप दिया मेडल का, बस सुबह शाम उसी को देखता था और मेहनत करता था। और यूनिवर्सिटी के कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा ने कहा कि यह केवल एक इवेंट नहीं है बल्कि हमारे दिलों के करीब एक उत्सव है जो हर एथलीट के दिल में दृढ़ता, संघर्ष और खेल भावना को प्रदर्शित करता है। युवाओं के संपूर्ण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और ये सिर्फ नीतियों की बात नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व जुड़ाव और प्रेरणा ने युवाओं में एक नया जोश भरा है। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अब बात अयोध्या के खास दीपोत्सव की। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव अयोध्या में होगा। इस बार दीपोत्सव की भव्यता मंदिर से लेकर सरयू के तट तक दिखाई देगी। 28, 29 और 30 अक्टूबर तक 3 दिवसीय दीपोत्सव में मुख्य रूप से 30 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राम की पैड़ी सहित अन्य 55 घाटों पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 28 लाख से भी अधिक दीप जलाए जाएंगे। दीपों को जलाने के लिए अवध विश्वविद्यालय से 30,000 वॉलंटियरों के साथ झारखंड से आए 150 आदिवासी भी शामिल होंगे। अयोध्या के आसपास के गांवों के कुम्हारों से दीप जुटाए जा रहे हैं। स्टोर प्रभारी अतुल भारती ने कहा कि अयोध्या के अलग अलग क्षेत्र से दिए को जुटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ ही दिनों में यह आपूर्ति का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो वहीं दीपोत्सव में अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ को रोशनी से जगमग कर दिया जाएगा, जिसके लिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रीशियन कारीगरों को लगाया गया है। रामपथ और धर्मपथ की ओर सजावट, भव्य सजावट होगी और सारी रोडों पे सजावट होनी है। करीबन 2 किलोमीटर की रोड सजावट होनी है और लगभग हमारा 50 आदमी अभी लगा हुआ है। स्टाफ 50 आदमियों का स्टाफ मेंटेनेंस करने में लगा हुआ है। ये काम 25 तारीख तक हमारा लगभग पूरा हो जाएगा। 8 लाख दिए हमारे स्टोर में जो है पहुंच चुके हैं और अभी और प्रोसेस चालू है। अभी 6-7 गाड़ियां हमारी जो है आ रही हैं यहाँ पे और इनसे लेना है करीब 10 लाख जो है दिया इनसे जो है लेना है, तो वही प्रोसेस चल रहा है। अभी हम लोग को 10 लाख का ऑर्डर मिला है, जिसमें से कल हम 110 गत्ता दिए हैं, जिसमें एक गत्ते में 505 दिया है। 110 गत्ता कल गया है और गाड़ी आ गई, अब लोडिंग होना शुरू हो गया है। हमारी ओर से 10 लाख दिए जाने हैं, जिसमें से हम 55,000 दिया दे चुके हैं। और अब खबर खेल के मैदान से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाई। दरअसल मैच शुरू होते ही बारिश की वजह से खेल को रोकना पड़ा। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन बनाने हैं।
और इससे पहले अपनी दूसरी पारी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 462 रन बनाए। इस प्रकार भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन का लक्ष्य दिया है। भारत के लिए सरफराज खान और ऋषभ पंत ने चौथे विकेट के लिए 177 रन की शानदार साझेदारी की। सरफराज ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ते हुए 150 रन बनाए। हालांकि ऋषभ पंत शतक से चूक गए, वो 99 रन बनाकर आउट हुए। इनके अलावा यशस्वी जायसवाल 35 रन, रोहित शर्मा 52 रन, विराट कोहली ने 70 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से विलियम और रोर्के ने 3, मैट हेनरी 3, स्पिनर एजाज पटेल को 2, फिलिप्स और टिम साउदी को 1-1 विकेट मिले। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।